हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों क्या आपने कल रात का बिग बॉस 18 का एपिसोड देखा था दोस्तों? अगर नहीं देखा तो आपने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है दोस्तों, क्योंकि आपको कल रात के एपिसोड में सिखाया गया है, बताया गया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसका एक्चुअल में क्या मतलब होता है दोस्तों। जिस तरीके से दिग्विजय का एलिमिनेशन करा मेकर्स ने, पूरी स्क्रिप्ट लिखी मेकर्स ने, प्लान करा मेकर्स ने, लेकिन बिल फट गया भाई शिल्पा शिरोडकर के नाम पर। तो कैसे सांप भी मार दिया और लाठी भी ना टूटी, किसी को क्या ही पता चलेगा। बिग बॉस के 400 साल के इतिहास में 4000वीं बार सलमान खान ने कैसे पब्लिक को कहकर बेवकूफ बनाया, ये आपको कल रात के एपिसोड में जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है। साथ ही साथ आपको कल रात के एपिसोड में एक महान घटना देखने को मिली है दोस्तों, क्योंकि श्रुतिका अर्जुन ने कल ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दिया है। थोड़ी देर पहले आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, भग 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 भग, आई वांट टू गो होम, आई वांट टू गो होम। बीपी डाउन है, शुगर लेवल डाउन है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अब होने दे नैना मटक्का, तेरा मेरा नैना मटक्का, नैना मटक्का, नैना मटक्का। मतलब थोड़ी देर पहले भाई ये एकदम जमीन पर पड़ी थी, औंधे मुंह पड़ी थी, घर जाने के लिए पैकिंग कर रही थी, वो भी तब जबकि ये टाइम गॉड हैं। इनको तो काफी अच्छे तरीके से यामिनी मल्होत्रा ने डिकोड करा। क्या मतलब डिकोडिंग थी, माइंड ब्लोइंग। बट इन सारी चीजों के ऊपर क्या आपने एक चीज नोट करी मित्रों? अब अगर किसी भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से आप वो इंपॉर्टेंट चीज नोटिस नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं आपका ध्यान उस चीज की तरफ खींच करके ले जाता हूं, और वो चीज है तमिलनाडु कनेक्शन। अब आपको तो पता ही है कि श्रुतिका अर्जुन तमिल फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही महान अदाकारा हैं, जो कि 4 सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्में दे करके आई हैं, तभी तो बिग बॉस में आई है, क्योंकि सुपर डस्टर फिल्में दे करके आई हैं। और उसी तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं कीर्ति सुरेश, जो कि बेबी जॉन पिक्चर में एक्ट्रेस हैं, और वो जो ओरिजिनल फिल्म में जो रोल समांथा ने किया था, वो रोल यहाँ हिंदी वर्जन में, थेरी के हिंदी रीमेक में ये कीर्ति सुरेश करने वाली हैं। तो कीर्ति सुरेश भी तमिल फिल्में करती हैं। श्रुतिका अर्जुन तो ऑस्कर लेकर के आई है तमिल फिल्मों के लिए, और वो ऑस्कर अब वो बिग बॉस में ला करके सबको बांट रही है। तो श्रुतिका और ये कीर्ति सुरेश सेम इंडस्ट्री से हैं, सेम फिल्म फैटर्निटी से हैं, सेम रीजन से हैं, इसके बावजूद कीर्ति सुरेश ने श्रुतिका से बात तक नहीं करी। मुझे लग रहा है कि कीर्ति सुरेश को पहले से पता होगा कि श्रुतिका कैसी नेक्स्ट लेवल की नौटंकीबाज है, इसीलिए कीर्ति सुरेश ने इसको श्रुतिका को इग्नोर करा। और अप्रिशिएट किसको करा? अरे भैया, साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी जो हीरोइन है, वो नॉर्थ के लौंडे करणवीर मेहरा को अप्रिशिएट करती है। साथ ही साथ वामिका गब्बी, भाई उनका भाई बिग बॉस देखता है, करणवीर का फैन है, तो वामिका को भी करण पसंद है। अब इन दोनों हीरोइनों को करण पसंद है, भाई ये बात विविन डिसेना को कतई ना पसंद है। उसका तो चेहरा देखने लायक हो गया था जैसे ही करण की तारीफ हुई। विविन भी सोच रहा होगा, साला मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि मेरी कोई तारीफ नहीं करता, साला उसी की तारीफ हुई जा रही है। फराह खान आई थी, वो भी उसकी तारीफ करके चली गई, करणवीर मेरा शो बना करके चली गई। अब वामिका और कीर्ति सुरेश भी करण की तारीफ कर रहे, तो आफ्टर ऑल भाई मैं लाडला हूं, मैंने 8 साल काम किया, कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। इस तरह की पिटीशन फाइल करेगा लाडला डिसेना। वैसे लाडला डिसेना करण से कितना ऑब्सेस्ड है, कल आपको इसकी एक झलक और देखने को मिली मित्रों, जब वो वरुण धवन का नल्ला सा वो कौन सा बेबी जॉन शो चल रहा था, जिसमें कि करण क्या खेलता है। जब वरुण धवन इससे बोलता है करण से कि करण आप किसको बेबी बोलोगे, तो करण उठता मस्ती में स्लो मोशन में बोलता मैं, उससे पहले उड़ता तीर ले लेता है लाडला डिसेना। और करण क्या बोलता है, भाई मैं तुझे नहीं, मैं तो चुम को बेबी बोलूंगा। तो कैसे नेशनल टीवी पर एक बार फिर से पोपट हुआ है लाडला का। खैर ये सारी चीजें रही हैं वरुण के साथ। इसने अविनाश तो भाई ऐसे रिएक्ट करा था जैसे दलजीत दोसांझ के वो कॉन्सर्ट में कुछ लड़कियां फपलाती हैं, ऐसे ही वरुण धवन की आवाज सुनकर के ये अविनाश मिश्रा भी फपलाने लगा कि भाई आपको देख करके सिक्स पैक ये वो पैक बनाए। तो यहाँ पर ये फालतू आधे घंटे के आसपास का ये जो फालतू का बेबी जॉन रेडियो शो, ये फालतू एक्टिविटी थी। हालांकि उस एक्टिविटी के पहले ये यामिनी जो है वो श्रुतिका को डिकोड कर लेती है, और ईडन भी वहां पर अपने ओपिनियन वगैरह देती है कि श्रुतिका की पर्सनैलिटी क्या है, इसकी फैमिली मतलब बैकग्राउंड वगैरह क्या होगा क्या नहीं होगा। बीच में आप देखते हैं कि दिग्विजय के एलिमिनेशन के बाद से करण थोड़ा सा हर्ट है, और इसी दौरान वो चुम को काफी सारे टोंट भी मारता है, क्योंकि चुम जो है वो इसकी श्रुतिका की तीमारदारी में लगी है, लल्लो चप्पू कर रही है कि ये पहन लेना वो पहन लेना। और श्रुतिका तो नेक्स्ट लेवल की नौटंकीबाज है। आपको तो याद ही होगा ना जिस एपिसोड में ये बगु 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 करके रोई थी, क्यों रोई थी?
उसने देख लिया था कि चुम रो रही है, उसे ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, तो ये उससे और ज़्यादा तेज़ी से रोई थी। तो श्रुतिका को अच्छे से पता है कि उसका जो हग्गा है, जो ब्लंडर है, उसको कवर कैसे करना है और दिग्विजय के एलिमिनेशन के बाद वो सबके रडार पर आ चुकी है। तो क्या करे, हमारा तबीयत नहीं, वो तो साउथ की, अय्या मेरा तबीयत खराब हो गई जी, आई एम फीलिंग सिक, आई वांट टू गो होम, चुम नो 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 चुम, कैसे फपला फपला करके रो रही थी। और ये चुम, इसीलिए मैंने चुम को खेबड़ी बोला है, क्योंकि उसे भी पता है कि श्रुतिका किसी नेक्स्ट लेवल की नौटंकी बाज है, लेकिन उसके बावजूद वहां जा रही है, पानी पिला रही है, ध्यान रख रही है, क्या जरूरत है। इन्हीं चीजों के ऊपर करणवीर मेरा जो है वो टोंटबाजी करता है। बट थोड़ी देर के बाद यही करण जो है वो चुम से फिर गलबैया, फिर वो डांस कर रहे हैं वरुण धवन के रेडियो शो में, वहां पर करणवीर मेरा एक स्टेटमेंट देता है कि हम अरुणाचल आएंगे। और जब ये चुम बोलती कि हम क्या बोलेगा सबको, तो बोल देना बिग बॉस का विनर आया है। अब करणवीर मेहरा का ये जो स्टेटमेंट है कि मैं अरुणाचल आऊंगा बिग बॉस का विनर बनके, ये स्टेटमेंट अगर वो तब देता जब इसने सारी टास्क एक तरफा जीती होती, हर टास्क में इसका ग्रुप रूल करता। बट भाई हकीकत में तो इसका जो ग्रुप है वो नादान परिंदों का ग्रुप है, सारे नू बड़े भरे पड़े हैं, किसी को कोई टास्क पल्ले पड़ती है नहीं, किसी की कोई गेम अवेयरनेस है नहीं, मतलब हर तरीके से इसका ग्रुप एकदम फिसड्डी साबित होता है। इसके बावजूद करणवीर मेहरा अगर ये कह रहा है कि मैं ट्रॉफी जीत जाऊंगा, जैसे कि लाडला बोलता है कि कॉफी और ट्रॉफी दोनों मेरी है। इस एपिसोड में वैसे अविनाश को जब पता चलता है, जब ये करण बोलता है कि ट्रॉफी इसको दे दूंगा मैं बेबी जॉन पे पिक्चर के लिए या वरुण धवन के साथ काम करने के लिए, ट्रॉफी मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा, तो उसके ऊपर ये बैंटर वगैरह चलता है। बट मुद्दे की बात ये है कि आपका ग्रुप हर चीज में फिसड्डी साबित हो रहा है, फिर भी आपको अगर ये कॉन्फिडेंस है कि ट्रॉफी आप जीत जाओगे, तो इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी वाली प्लानिंग और एक स्क्रिप्टिंग इन्वॉल्व है मित्रों। और स्क्रिप्ट आपको तो पता ही है डे वन से कौन सी चल रही है, सिंपैथी सिंपैथी वाली स्क्रिप्ट, वही जो बिग बॉस 11 में बॉडम महिला ने यूज करी थी ना। एक चीज मैं अच्छे से समझ चुका हूं, और वो चीज ये है कि दिग्विजय के एलिमिनेशन के बाद सबसे ज्यादा सिंपैथी अगर किसी को मिल रही है तो वो करण को ही मिल रही है। और करण जो है वो सलमान के सामने हाथ भी खड़ा कर देता कि सर बाकी तो गलत है ही, लेकिन मैं भी मतलब गलत हूं, क्योंकि गेम को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया था, उसकी जो फैन फॉलोइंग है उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया था। तो करण ने चलो यहाँ पर एक कबूल तो कर लिया कि हाँ उसने गेम को इतना सीरियसली नहीं लिया था, अगर वो सीरियसली लेता तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। और सलमान खान ने भी बोला कि भाई आप लोग चुम को बना सकते थे, सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, और ये बात तो सच है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे ना करण के कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस की, तो दिग्विजय के एलिमिनेशन के बाद ये जो सिंपैथी वाली जो स्क्रिप्ट चल रही थी वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। लोग जो है वो भुला देंगे कि करण ने ब्लंडर करे हैं, करण चाहता तो चुम को बनाता टाइम गॉड, चलो चुम को नहीं खुद को बना सकता था, इस तरह के ब्लंडर जो है लोग भूल जाएंगे। और जैसा कि आप हर बार देखते हैं कि एक ग्रुप का एक बंदा अनफेयर तरीके से बाहर जाता है तो बाहर उसको बहुत ज्यादा सिंपैथी मिलती है, उसके जो फैंस हैं फिर उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट के ग्रुप वाले लोगों को वोट वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीजें सोची समझी प्लानिंग के तहत मेकर्स करते हैं। बट सलमान खान तो सलमान खान है, उन्हें लगता है कि ऑडियंस तो अंधी है और ऑडियंस तो गधी भी है, सांप भी मार दिया, लाठी भी नहीं टूटी, और ब्लेम डाल दिया किसी और के ऊपर। और ब्लेम किस पर डाला सलमान खान ने? शिल्पा शिरोडकर के ऊपर। अब जिस तरीके से सलमान खान ने यहाँ पर सारी की सारी बातें घुमा करके रख दी हैं, और बलि का बकरा यहाँ पर सलमान खान बना रहे हैं शिल्पा शिरोडकर को, और जैस क्या दे रहे हैं कि शिल्पा आपका एक वोट वेस्ट हो गया क्योंकि रजत ने ये बात बोल दी थी। तो क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है कि शिल्पा शिरोडकर के एक वोट से कहानी बदल सकती थी? क्या आपको अब भी लग रहा है कि कशिश, ईडन, ईशा, अविनाश, विवियन ये दिग्विजय को सपोर्ट करते? कौन सी दुनिया में हो आप, और कौन सा आपने सस्ता नशा फूंक लिया है जो आपको ये लग रहा है कि सारा या फिर कशिश या ईडन या इसको दिग्विजय को बचाने के लिए यामिनी को बाहर निकालते? कौन सी दुनिया में हो आप? इनफैक्ट जब सलमान खान ने ये कहा कि शिल्पा आपके एक वोट से कहानी बदल सकती थी, भाई मैंने पूरा जो सीक्वेंस जो ऑर्डर है कि कौन किस ऑर्डर में आया, किसने किसको वोट दिया, तो आप देखें शुरुआत होती है चुम से, चुम लेती है यामिनी का नाम, रजत दल्ला लेता है दिग्विजय का नाम, विवियन लेता है दिग्विजय का नाम, मतलब शुरू होते से ही यामिनी को एक वोट और दिग्विजय को 2 वोट मिल चुके थे। शिल्पा आती है, वो ईडन का नाम लेती है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए दिग्विजय फिर भी 2 है, यामिनी 1 और ईडन 1। अगर शिल्पा इसको ईडन की जगह यामिनी को नाम देती तो यामिनी के भी 2 हो जाते। बट उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद सारा आती है, दिग्विजय केवी आता है, यामिनी, उसके बाद फिर आप देख लीजिए ये अविनाश आता है, अविनाश, ईशा, कशिश, ईडन, ये सारे मिलकर के इसका दिग्विजय का नाम देते हैं। चाहत जो है वो जरूर इसका यामिनी का नाम देती है। तो आप देख लीजिए 13 लोगों में से 8 लोग तो दिग्विजय के अगेंस्ट वोट करते हैं, तो कहां से शिल्पा शिरोडकर के एक वोट से कहानी बदल जाती?
चलिए एक सेकंड के लिए अगर हम मान भी लेते हैं कि शिल्पा शिरोडकर यामिनी का नाम लेती हैं और ईडन का नाम नहीं लेती, तब भी वोटिंग पे क्या फ़र्क पड़ता? और जैसे कि कल सलमान खान ने भी बोला, अविनाश की बात को आगे बढ़ाया कि कन्वीनियंस ग्रुप जो है, वो किंग मेकर की पोजीशन में आ चुका था। जबकि मेरा मानना है कि अगर विवियन, ईशा, अविनाश और ये रजत, ये अगर यामिनी का नाम देते, तो फिर बाजी इसके दिग्विजय के फेवर में आ सकती थी। अब यहाँ पर ना मैं एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि अगर रजत के साथ रहता दिग्विजय तो शायद वो एलिमिनेट ना होता, वो सेफ हो जाता। तो शायद आप लोग भूल चुके हैं कि रजत की प्रायोरिटी दिग्विजय कभी था ही नहीं। रजत की प्रायोरिटी तो ईशा है या फिर सारा है। तो सारा और ईशा को ध्यान में रखकर ही वो सारे समीकरण बनाता है। तो क्या गारंटी है कि दिग्विजय अगर उसके साथ रहता तो दिग्विजय एलिमिनेट ना होता, क्योंकि रजत तो ईशा और सारा को ही टॉप प्रायोरिटी पर लेकर के चलता है। एनीवे, तो यहाँ पर इसको दिग्विजय को स्टेज पर बुलाया जाता है, उसे सारी बातचीत वगैरह दिखाई जाती हैं कि भाई कौन गिल्ट में है, कौन क्या है, कैसा है। वहीं पर सलमान खान का एक स्टेटमेंट सुनकर के अविनाश जो है वो शिल्पा शिरोडकर को घेरने की कोशिश करता है। शिल्पा शिरोडकर भी बॉडम महिला है भाई साहब, ये शिल्पा नाम वाले सब बॉडम ही होते हैं क्या बिग बॉस में? और जिस तरह से अविनाश को ये लोग घेरते ही नहीं है। वैसे एक बात तो है कि अविनाश और रजत, ये भाई मतलब पहला जब पत्ता खुलता है ना, तभी परख लेते हैं, तभी समझ जाते हैं कि यार ये मतलब किस डायरेक्शन में उड़ करके ये पत्ता जाने वाला है। लेकिन करण, चुम और ये शिल्पा, इन्हें इतनी स्पून फीडिंग मिलती है, इन्हें इतने सारे ट्यूशंस मिले, लेकिन कोई गेम अवेयरनेस इनके अंदर है ही नहीं। वहीं अविनाश और रजत भाई मतलब टास्क अनाउंस हो ही नहीं कि वो कैलकुलेट कर लेते कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि करण तो एक सिंपैथी वाली स्क्रिप्ट पर चल रहा है। दिग्विजय के एलिमिनेशन के बाद बम्पर लेवल की इनको सिंपैथी मिलेगी। शायद यही एक रीज़न है जिस वजह से करण बार बार बोलता है कि भाई मैं तो अरुणाचल आऊँगा, विनर, बिग बॉस का विनर बन करके ट्रॉफी लेकर के जाऊँगा। खैर, ये करण, शिल्पा, चुम अरुणाचल कब जाते हैं कब नहीं जाते हैं, इससे अपने को लेना देना नहीं है। अपन आ जाते हैं वापस एपिसोड के ऊपर। तो सलमान खान जो कि आधे घंटे तक वो बेबी जोन के प्रमोशन में पब्लिक को पकाते हैं, उसके बाद सिर्फ आधे घंटे तक ही ये बातचीत वगैरह होती है, फिर एपिसोड ये खत्म कर देते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि इस वीक काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। वो कलरफुल कलेश जहां पर सारा ने अच्छी पेंटिंग करी थी, ये विवेन डिसन है जो कि एक्सक्लूसिविटी की पीपीटी बजा रहा था। इसका ये कितना ये एक्सक्लूसिविटी है, कितनी ये लोगों की प्रायोरिटी पर है या नहीं है, शिल्पा शिरोडकर अच्छे से काउंटर करती हैं कि आप जिनके साथ उठते बैठते हो क्या आप उनकी प्रायोरिटी हो। तो ये जो प्रायोरिटी और एक्सक्लूसिविटी का झुंझुना बजा रहा है विवेन डिसना, इसको भी कॉल आउट किया जाना चाहिए था, बिल्कुल भी कॉल आउट नहीं किया गया। और जिस तरीके से नॉमिनेशन के बदले में राशन, ये जो एक्टिविटी करी थी बिग बॉस ने, कितना कैजुअल तरीके से इसने, श्रुतिका ने वो टास्क वगैरह करी, कैसे ग्रजेस होल्ड करके इसने उस दिग्विजय को जिसके साथ ही काफी जेल होती थी, इनके फनी बैंटर देखने को मिलते थे, उसको आपने नंबर 11 पर रख दिया। सलमान खान ने बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करा कि तुमने रजत में क्या देखा नंबर 1 का, तुमने अविनाश में क्या देखा नंबर 1 का, अगर सॉरी नंबर 2 का, और अगर अविनाश नंबर 2 है तो तुमने उसके साथ रहने वाली ईशा को नंबर 10 पर कैसे रख दिया। मतलब इस तरह के सवाल जवाब होने थे। और चुम से, हालांकि चुम से उन्होंने बोला भी सलमान ने कि तुमने मतलब रैंकिंग चेंज करने के लिए उसको प्रेशराइज क्यों नहीं करा। और चुम तो दोगली है, जब ये बीमारी का नौटंकी कर रही थी, ढोंग कर रही थी, तब उसके आगे पीछे घूम रही थी। बट चिट्ठी में तुम हमारा दोस्त तुमने एलिमिनेट कर दिया, हम हार्ट है, ये है वो है। जबकि करण ने अपनी चिट्ठी में काफी अच्छे तरीके से लिखा था कि तेरे जैसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे हैं। तो श्रुतिका से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है करण ने, लेकिन श्रुतिका की खासम खास बनी बैठी है अब तक चुम। तो जब तक चुम श्रुतिका से पल्ला नहीं झाड़ेगी, आई डोंट थिंक कि इनके ग्रुप का कुछ भी उद्धार होगा। तो इस तरीके से रियलिटी चेक देने की आवश्यकता थी चुम को भी कि तुम तो श्रुतिका के चक्कर में पगला ही चुकी हो और तुम्हारे चक्कर में करण पगला चुका है, तो मतलब तुम लोगों का क्या चल रहा है। इस तरीके से गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत होनी थी। वो कलरफुल कलेश, रैंकिंग टास्क और जो राशन वाली एक्टिविटी, वहां पर ये श्रुतिका का दोगलापन, और फिर जो क्लिप दिखाई गई थी कन्फेशन रूम में जहां पर क्लियर हो चुका था कि श्रुतिका डबल गेम खेल रही थी, तो वहां पर श्रुतिका को एक्सपोज करने के बजाय सलमान खान तो अलग ही पीपीटी बजा करके चले गए। तो मेरा यह मानना है कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी, लेकिन पिक्चर का प्रमोशन जो है वो मेकर्स की एक बड़ी वाली प्रायोरिटी बन चुका था। उसके बाद सिर्फ एक ब्लेम गेम खेला गया है, तू गलत तू गलत तू गलत, लेकिन सबसे ज्यादा गलत तो मेकर्स खुद हैं। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये सलमान खान जो कि पिछले वीक तक बोला करते थे कि शो में जो कुछ होता है पब्लिक की मर्जी से होता है, तो क्या सलमान खान जो कि हर बार बोलते हैं कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है, जनता है असली बॉस, तो फिर दिग्विजय को एक मौका दे देते ना।
कह देते घर वालों को कि आप लोगों ने निकाला ना, जबकि शो में एलिमिनेशन तो जनता करती है और बिग बॉस ने खुद कहा है कि जनता के वोटों के आधार पर दिग्विजय ऑब्वियसली नंबर टॉप 5 में तो होता, तो एक टॉप 5 के उम्मीदवार को आप लोगों ने बाहर करा है, इसे जनता ने बाहर नहीं करा है, हम इसे वापस भेज रहे हैं, इस तरह की बातें कर सकते थे लेकिन नहीं। लेकिन सलमान खान क्या करेंगे? सलमान खान आज रात को यामिनी और ईडन का एलिमिनेशन कर देंगे और जनता को बोल देंगे देखा सब कुछ आपकी मर्जी से होता है, और जनता का एक सेक्शन वो सिरे से बुला देगा कि अरे भैया जनता की वजह से एलिमिनेशन होते तो फिर दिग्विजय को वापस लाओ ना, उसे भी जनता के हवाले करो। तो कितनी सफाई से मेकर्स अपनी खुद की स्क्रिप्ट जो है पब्लिक पर थोप देते हैं और फिर वीकेंड पर आकर के 1760 तरह के जैज देकर के तू गलत तू गलत तू गलत कैसे ब्लेम गेम खेला गया है सलमान खान के द्वारा पब्लिक को कहकर बेवकूफ बनाने के लिए। आई होप आपको अब ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, समझ में आ चुकी होंगी ये सारी बातें आपको। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से सलमान खान ने ब्लेम गेम खेला है, तू गलत तू गलत तू गलत, लेकिन सलमान खान अपनी और मेकर्स की गलतियों को कैसे ढक लेते हैं और सारा ब्लेम कंटेस्टेंट पर डाल देते हैं, और वही उन्होंने कल करके दिखाया है। इन सारी बातों के बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।